हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आशीष चौहान। और आज के इस वीडियो में हम ईयर को पढ़ने वाले हैं इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस वीडियो सीरीज in which I taught about all the important topics from NCERT of the chapter Neural Control and Coordination। तो इस पार्ट में हम ईयर, जो कि हिंदी में जिसे कान कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप इस पूरे वीडियो लेक्चर के टाइम को आप प्रॉपरली यूज करके इसे देखते हो, देन वन थिंग आई कैन गारंटी कि आप मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर में जाओगे, आप तब भी मुझे याद करोगे। और जो जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन इन आवर बॉडी इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी वे। और क्वेश्चंस तो मतलब सॉल्व करना विल बी अ केक वॉक फॉर यू आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट विद द ईयर। सो जैसे ईयर की बात करता हूं, मैं पूछूं ईयर का काम क्या होता है, आप कहोगे सर सुनने का काम होता है। बट द मेजर फंक्शन फॉर विच ईयर डेवलप, मतलब कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स जो थे इवोल्यूशन के टाइम पे, उनमें जो ईयर चीज था इसका डेवलपमेंट बेसिकली इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हुआ था। इक्विलिब्रियम इज बैलेंस मेंटेन करने के लिए, अगर आप चल रहे हो तो उसमें जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए ईयर का डेवलपमेंट हुआ था। सो उसमें जो अपने को याद रखना है, so ear is not only for hearing but for maintenance of balance as well. So there is a specialized structure present in the ear which help us maintain balance while walking, while running, while sitting, while doing all our activities, right? So जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स में पढ़ा है कि कोई भी ऑर्गन को पढ़ने से पहले अपन उसको डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में, और उन पार्ट्स को एक एक करके पढ़ते हैं, और फाइनली फिर अपन सबको कंपाइल करेंगे और ओवरऑल फंक्शन ऑफ ईयर देखेंगे। फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी ऑफ ईयर विल गो टू द फिजियोलॉजी ऑफ वर्किंग ऑफ एन ईयर एंड हाउ, जैसे कि हमने आई के केस में पढ़ा था कि देयर वर प्रेजेंस ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। दे वर वेरी स्पेशलाइज्ड सेल्स जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सक रहे थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट इंपल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेज रहे थे, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन जो कि उस चीज को एनालाइज करता था, और उसके बाद एक परसेप्शन ऑफ लाइट एंड कलर, जो चीज हम देख पा रहे हैं, उसको डेवलप करता था। सिमिलरली इन केस ऑफ ईयर देयर आर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द ईयर which have the ability to convert this sound stimulus, sound energy into an neural impulse which goes into a specialized area in the brain where it is analyzed to give you the sensation or to give you the perception of sound। ठीक है, तो starting from the very basics ही अपने को पढ़ना है, बेसिक्स ही पूछे जाते हैं और बेसिक्स से ही एग्जाम क्लियर होता है, टॉपर भी बनते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी द बेसिक। ये एक अपना ईयर का डायग्राम है। ये कैसा ईयर है भाई साहब? ये वाला पार्ट तो अपने को पता है ना, बाहर से दिखता है, बट दिस गोज इनसाइड। कान का जो छेद है ये बहुत अंदर तक जाता है, और उसके बाद ये सारे पार्ट्स होते हैं। देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, लेकिन जब इसको अपन पार्ट बाय पार्ट डिसेक्ट करके तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो ये बहुत ईजी होगा। लेट अस हैव अ क्विक ओवरव्यू, बाहर से किस तरीके से ये अपना दिखता है उसको आइडिया लेते हैं। देन I'll show you multiple handmade diagrams जिससे आप समझोगे ये वाकई में अंदर से किस प्रकार का होता है। ठीक है, so let us start। ये जो है सबसे बाहर का चीज है जो अपने को दिखता है हर इंसान में। कान किसी का ऐसा होता है, किसी का ऐसा होता है, किसी के हाथी जैसे बड़े बड़े कान होते हैं, किसी के छोटे छोटे कान होते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट एक पर्टिकुलर ये शेप है कान का। दिस इज द एक्सटर्नल ईयर विच इज अपियरिंग एक्सटर्नली। तो आपने जैसे स्नेक्स देखा होगा, स्नेक्स दे डोंट हैव दिस एक्सटर्नल ईयर, राइट? तो ऐसे ही बट हमारे केस में एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, एलिफेंट के केस में बहुत ह्यूज एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। तो ये अपना एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है जिसमें कि पिन्ना आता है। दिस पार्ट, ये जो बचपन में स्कूल में टीचर्स खींचा करते थे, दे वर एक्चुअली डूइंग दिस पिन्ना पुलिंग, है ना, पिन्ना खींचते थे वो। उसके बाद यहां से एक्सटर्नल ईयर कैनाल बोलते हैं इसको, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। ऑडिटरी स्टैंड्स फॉर साउंड, राइट? ऑडिटरी में वर्ड कभी भी यूज करूंगा उसका मतलब है साउंड। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल मतलब कुछ एक इंटरनल ऑडिटरी कैनाल भी होता होगा, वो अपने स्टडी के स्कोप से बाहर की चीज है, बट वो भी होता है। इफ समथिंग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज देयर, देयर इज ऑल्सो एन इंटरनल ऑडिटरी कैनाल ऑल्सो, राइट?
सो दिस इज आर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अपन ज्यादा से ज्यादा यहां तक देख सकते हैं, और फिर जब आप इससे अंदर जाओगे तो ये एक, आप इस तरीके से मान सकते हो कि ये एंट्रेंस है, गेटवे है, ये छोटा सा टनल है। टनल के बाद जो है एक और गेट है जिसको कि हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। सो यू कैन से दिस इज द गेट बिटवीन पहला टनल एंड दूसरा पार्ट इज कॉल्ड मिडिल ईयर। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच में जो गेट है दिस इज कॉल्ड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, है ना, टिम्पेनम, या फिर ईयर ड्रम भी कहते हैं इसको, कान का पर्दा। ठीक है, जैसे किसी को थप्पड़ लगा देते हैं जोर से कान में, तो कान का पर्दा जो होता है वो फट जाता है। किसी बॉम्ब ब्लास्ट में लोगों के, आपने देखा होगा वीडियो में, कान से खून निकलना शुरू हो जाता है। बेसिकली दैट इज बिकॉज ऑफ द रप्चर ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। सो ये एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, और उसके बाद जो पार्ट शुरू होता है दैट इज कॉल्ड मिडिल ईयर, राइट। मिडिल ईयर मतलब बीच का कान। ये एक बॉक्स के शेप का होता है, एक आप ले लो एक स्क्वायर शेप बॉक्स के शेप का होता है, जिसमें कि ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और जिसे हम कहते हैं कि बोन ऑफ द मिडिल ईयर। दीज आर द स्मॉलेस्ट बोन। सो एक इंफॉर्मेशन, द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज स्टेपीज, राइट। सो इनका नाम होता है मेलस, इनकस एंड स्टेपीज, राइट। कहां गया स्टेपीज, इतना छोटा है कि दिख ही नहीं रहा। और उसके बाद जो होता है स्टेपीज के बाद एक पार्ट होता है ईयर का, जिसे हम इनर ईयर कहते हैं। अब जैसे हमने आई में देखा था कि सबसे अंदर का लेयर वाज रेटिना, राइट, जहां पे कि न्यूरोनल लेयर था वो, जहां पे कि नर्व सेल्स प्रेजेंट थे और स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट थे। वैसे ही जो सबसे अंदर का पार्ट है दैट इज द इनर ईयर। इस पार्ट में जो होता है हमारे वो सेल्स, वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्चुअली साउंड को कंडक्ट करते हैं, सॉरी, साउंड को एक वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ब्रेन में सेंड करते हैं। तो बहुत बार लोग, मतलब जब मैं आपके एज में था मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कि सर ये इतना सारा ये बवाल क्यों बनाया भगवान ने, डायरेक्ट यहां से क्यों नहीं बना दिया कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते एक्सटर्नली और साउंड सारा चला जाता। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरऑल दिस कॉम्प्लिकेटेड ईयर, मतलब अगर ईयर नहीं होता तो टीचर ईयर पुलिंग भी नहीं कर पाते, है ना। तो उसका आंसर ये है कि दिस होल सिस्टम एक्चुअली हेल्प्स इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। ये पूरा सिस्टम इस तरीके से बना है कि अगर थोड़ा सा भी साउंड आ रहा है तो उस साउंड को ये पार्ट कैच करता है, ये पार्ट ट्रांसमिट करता है, और यहां से मल्टीपल टाइम्स ये साउंड एम्प्लीफाई होके इस एरिया में पहुंचता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, ये पार्ट अपने इनर ईयर, ये बहुत डेलिकेट पार्ट है, इसको प्रोटेक्ट भी करता है। अगर बहुत जोर का साउंड आता है तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फट सकता है, बट इनर ईयर में डैमेज होना इज वेरी डिफिकल्ट। और भी जोर का साउंड आएगा तो यहां पे कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, टिम्पेनिक रिफ्लेक्सेस होते हैं, स्टेपिडियल रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो कि बहुत जोर के साउंड को आगे ट्रांसमिट होने नहीं देते। इन दैट वे दे प्रोटेक्ट द इनर ईयर, जहां पे कि बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, सो इन सब कारणों से भगवान ने अगर हमारी बॉडी में कुछ बनाया है तो उसके पीछे एक्सट्रीम लॉजिक है, एक्सट्रीम, मतलब आप ये कह लो कि जो नेचर्स ब्यूटी है वो, है ना। तो इस वजह से ये सारी चीजें हैं। ओके, अब देखो एक और चीज दिखाता हूं। यहां से एक नाली सी जा रही है, यूस्टैचियन ट्यूब कहते हैं हम उसको। यूस्टैचियन ट्यूब जो होता है, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन मिडिल ईयर एंड द फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बीच में कनेक्शन होता है। अब ये क्या चीज है भाई, तो मुंह से जो पीछे का पोर्शन है वो ओरोफेरिंग्स होता है। नाक से पीछे का जो पोर्शन है, मतलब अगर आप नाक में ट्यूब डालते हो तो जो वॉल को टच करेगा वो, है ना, या मुंह में ट्यूब डालते हो वो पीछे वॉल को टच करेगा, दैट इज द ओरोफेरिंग्स। नाक में डालोगे नेजोफेरिंग्स। ऐसे इस फेरिंग्स एरिया में ये ट्यूब खुलता है। अब इसका डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे होता है, तो लेटेस्ट से आपने यॉर्निंग की, ठीक है, उबासी ली, जोर से सांस खींचे तो एक टक सी आवाज आती है। व्हाट दैट टक साउंड इज, इट इज बेसिकली व्हेन यू यॉर्न, आपके यूस्टैचियन ट्यूब्स खुलते हैं। मतलब ये पार्ट जो है ये नॉर्मली बंद रहता है, और ये पार्ट जब खुलता है तो उसकी वजह से एक टक सी आवाज आती है इस पार्ट की। ये क्या बता रहे हो सर, तो यूस्टैचियन ट्यूब का बेसिक फंक्शन होता है मिडिल ईयर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है। किस चीज का, प्रेशर का। ठीक है, तो जब भी अपन कोई चीज स्वेलो करते हैं उस टाइम पे भी एक टक्सी थोड़ी सी आवाज आती है, इफ यू हैव एवर नोटिस्ड। या फिर यॉर्निंग करते हैं तो उस टाइम पे वो ट्यूब ओपन होता है
और वो बैलेंस जो होता है वो मेंटेन हो जाता है, और जब बैलेंस मेंटेन होता है तो उस टाइम एक साउंड प्रोड्यूस होता है दैट वी हियर एज छोटा सा टक सा साउंड, ठीक है। सो मेजर फंक्शन ऑफ दिस यूस्टेशियन ट्यूब इज बेसिकली टू मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड द मिडिल ईयर। अब वो मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, अगर कभी यूस्टेशियन ट्यूब बंद हो जाता है तो क्या होता है कि यहां पे जो है नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने लगता है, और ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है ये अंदर को पुल हो जाता है ना। यहाँ पे जो एयर था उसको यहाँ के सेल्स ने कंज्यूम कर लिया है ना, वो तो यूज करेंगे उसको, और वो कंज्यूम कर लेने के बाद जो है ये नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, और जिससे कि ये पुल्ड इन हो जाता है, रिट्रैक्शन हो जाती है। ये मान लो ये तो एक ऐसा है कि बहुत मेम्ब्रेनस कवरिंग है और ये अंदर को पुल हो जाता है, उस टाइम पे इंसान को बहुत तेज कान में दर्द होता है। तो इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल क्या है, जब आप प्लेन में फ्लाई करते हो और सडनली प्लेन जो है असेंड करता है या डिसेंड करता है, उस टाइम पे बहुत जल्दी से प्रेशर के चेंजेस होते हैं, और उस टाइम पे क्या हो जाता है कि वो इक्विलिब्रियम और एनवायरमेंट का प्रेशर जो होता है, मतलब सॉरी जो मिडिल ईयर और एनवायरमेंट का प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पीछे पुल हो जाता है और इंसान को कान में बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि आप कभी भी फ्लाइट में जा रहे हो तो च्युइंगम्स चबाओ, है ना। च्युइंगम चबाने से क्या होता है कि आप च्युइंग कर रहे हो, स्वेलोइंग कर रहे हो, जिससे बार बार वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन सॉरी यूस्टेशियन ट्यूब खुलता रहता है और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, प्रेशर ग्रेडियंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आती है। तो ये थी बहुत सारी कहानी, एक ओवरव्यू इस ईयर के बारे में। अब एक एक पार्ट को अपन स्लोली अच्छे से पढ़ते हैं। तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लो, बार बार देखेंगे। इस डायग्राम को डायरेक्ट एग्जाम में देके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इस डायग्राम के किसी पार्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। यस, सो ईयर के बारे में मैंने बताया, इसके दो फंक्शंस होते हैं। इक्विलिब्रियम मैंने बताया, विच मींस टू मेंटेन द बैलेंस। आप साइकिल चला रहे हो, दो पहिए की साइकिल को आप आराम से चला लेते हो, दैट इज बिकॉज योर ईयर इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। अगर आपका ईयर फंक्शन ढंग से नहीं कर रहा है तो आप इवन दो यू हैव लर्न दैट साइकिल, मैंने बताया था ना, कोई चीज को पहली बार सीखने में सेरिबेलम यूज होता है, सेरिबेलम यूज किया आपने और साइकिल सीख ली, बट अगर आपका ईयर ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है तो आप उस सीखी हुई साइकिल से भी गिर जाओगे। सो मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ईयर एंड देन हियरिंग, राइट। तो ये दो फंक्शंस हमने देखे। अब पार्ट्स मैंने जैसा आपको दिखाया कि जो बाहर का पार्ट होता है जो हमें विजिबल है, दिस इज कॉल्ड पिन्ना, और उसके साथ साथ जो एक मैंने बताया था एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो पाइप है जो कि एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को कनेक्ट कर रही है। दूसरा पार्ट होता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर जो है मैंने बताया था वो एक बॉक्स शेप का है, क्यूबिकल बॉक्स शेप्ड है, जिसमें कि अपने ईयर ऑसिकल्स होते हैं, ठीक है, बोन्स होते हैं, 3 बोन्स होते हैं, उसके बारे में अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा होता है इनर ईयर। इनर ईयर जो होता है उसमें मैंने बताया था कि अपने रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और उसको भी अपन डिवाइड करते हैं कोक्लिया में और एक वेस्टिबुलर apparatus में। सो ये एक ओवरव्यू है, एक आइडिया है ईयर के बारे में, किस तरीके से इसको डिवाइड किए हैं और कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। सो लेट अस मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल ईयर प्रॉपरली। तो ये अपना एक्सटर्नल ईयर है, दिस इज द पिन्ना जो टीचर खींचते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बात याद रखनी है कि जो पिन्ना होता है वो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, जिसमें से एक इलास्टिक कार्टिलेज होता है। ज्यादातर बॉडी ह्यालिन कार्टिलेज की होती है, लेकिन कुछ पार्ट्स जो होते हैं अपने, जैसे कि अपना पिन्ना है, जैसे कि अपना यूस्टेशियन ट्यूब है, जैसे कि अपना एपिग्लॉटिस है, ये सब पार्ट्स जो हैं इलास्टिक कार्टिलेज के बने होते हैं। सो दिस इज द पिन्ना। इसका जो ये लोब्यूल होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लोब्यूल, जो ये लटक रहा होता है, दिस इज द लोब्यूल, एंड दिस पार्ट इज द ट्रेगस, ठीक है, सॉरी, दिस पार्ट इज द ट्रेगस। अब यहां से एंट्री करते हैं अपन अंदर, तो जो अंदर करते हैं, दिस होल पार्ट टिल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और द ईयर ड्रम इज कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर, और सॉरी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, राइट। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होता है, इसको साफ करने वाले कुछ लोग आपको रेलवे स्टेशन या ऐसी जगहों पे मिलेंगे, सर कान साफ करवा लो, उससे कान नहीं साफ करवाना है, ठीक है,
what they do is they put a lot of chemicals, I don't know what kind of chemicals, and they just scratch this whole part out, और वो स्क्रैच करके सब कुछ निकालने के चक्कर में बहुत बार वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी खींच के निकाल देते हैं, तो कान साफ हुआ नहीं हुआ, कान साफ जरूर हो जाता है, ठीक है। सो वो चीज नहीं करना है। तो एक्सटर्नल ईयर, अब बोलोगे सर एक्सटर्नल ईयर अपना गंदा हो जाता है, राइट, वैक्स जमा हो जाता है उसमें, वो क्यों होता है? बिकॉज देयर आर सेल्स which secrete the wax, there are cells which secrete the oil, and there is hair cell present there, वहां पे स्किन है, कुछ पार्ट उसका स्किन है और कुछ पार्ट कार्टिलेजिनस है, तो स्किन वाले पार्ट में हेयर भी है और बहुत सारे ग्लैंड्स भी हैं। 2 ग्लैंड्स अपने को याद रखने हैं, सिबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयल सिक्रीट करते हैं, और सिरुमिनस ग्लैंड जो कि वैक्स सिक्रीट करते हैं। तो ये सब के वजह से जो है वो एरिया वहां पे वैक्स जमा होता है। एंड कैन यू गेस व्हाट पीएच वुड बी देयर एट दैट पार्ट ऑफ ईयर? वहां पे बहुत एसिडिक पीएच होता है, मतलब 2-3 के आसपास का वहां पे उसकी एसिडिटी होती है, बहुत एसिडिक होता है। तो ये बेसिकली क्यों है? सो एज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एनी एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स और एनी एक्सटर्नल पैथोजन इनटू आवर बॉडी, है ना। वो एरिया अपने को किसी भी चीज के अटैक से बचाता है। फाइन, सो हमने ये चीज के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद ये जहां टर्मिनेट करता है दैट इज कॉल्ड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा जो थप्पड़ मारने पे फट जाता है। अब देखो ये जो होता है, एक इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पिक्यूलियरिटी है कि दिस इज अ पार्ट विच डेवलप्स फ्रॉम ऑल द 3 germ layers. What did I say? What does it mean, sir? All 3 germ layers. All 3 germ layers मतलब कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इन तीनों पार्ट से बनने वाला जो पार्ट है दिस इज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। मतलब कि 3 पार्ट से बना है, मतलब 3 लेयर होते हैं। आपके लेवल पे 2 लेयर अपने कंसर्न का है, तीसरा लेयर पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, है ना। तो बाहर का जो पार्ट होता है दैट इज स्किन, है ना, स्किन होता है जो कि एक स्क्वैमस एपिथेलियम है, और उसके बाद जो है अपना इनसाइड का पार्ट जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ये भी अपना क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है जो आप आगे पढ़ोगे, है ना। तो ये हो गया आउटसाइड, मतलब कि बाहर, दिस इज आउटसाइड, दिस इज आउटसाइड। तो वो जो लेट अस से आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आई, तो ये वाला पार्ट स्किन है, ये वाला पार्ट म्यूकस है, ठीक है। इस तरीके से ओरिएंटेशन बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक ओवरऑल आइडिया ले लिया अपने एक्सटर्नल ईयर के बारे में, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना, जिसमें कि हमने पिन्ना पढ़ा और जो अपना इनर ईयर का पार्ट, सॉरी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का पार्ट है उसको पढ़ा हमने। चलो आगे, अब जो मैंने बताया था मिडिल ईयर के बारे में, लाइक आई सेड मिडिल ईयर इज लाइक अ बॉक्स, है ना। बॉक्स जो है तो उसको अपन को सारे पार्ट्स नहीं पढ़ने, सारा बहुत डिटेल है वहां पे, उसको नहीं पढ़ना, बट बॉक्स जो है उस बॉक्स के जो आपके बाहर, लेट से दिस आई, राइट, सो दिस इज माय बॉक्स, राइट, ये मेरा फेस भी बॉक्स जैसा है। तो थोड़ा सा इमेजिन करते हैं इसको समझने के लिए, ओरिएंटेशन के लिए, है ना। टीचर्स आपको डायग्राम्स बहुत सारे बना देंगे, बट ओरिएंटेशन जो होता है वो जब तक आपने उस चीज को सच में देखी नहीं है वो डेवलप नहीं होता है। तो आपको मैं एक बेसिक ओरिएंटेशन देने की कोशिश करता हूं किस तरीके से होता है। दिस इज द बॉक्स, दिस माय फेस इज द बॉक्स, ये आउटसाइड, ठीक है, दिस इज आउटसाइड, दिस इज इनसाइड। इसके अंदर जो है, इस पार्ट के अंदर जो है इनर ईयर है, और ये अपना बाहर का साइड है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ईयर, है ना। तो आप देखते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है, बाहर के साइड वाला पोर्शन जो है, यहां पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहां टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। इसके जस्ट ऑपोजिट साइड जो है, यहां से अंदर इनर ईयर शुरू होता है, इनर ईयर शुरू होता है। तो यहां पे इस वाले वॉल में क्या होता है, एक ऊपर ओवल विंडो होता है, नीचे राउंड विंडो होता है। इस तरफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ओवल विंडो, राउंड विंडो, और इन दोनों के कनेक्शन में, इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मेलस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है। तो स्टेपिस इज अटैच्ड टू द, स्टेपिस इज अटैच्ड टू द ओवल विंडो, मेलस, द हैंडल ऑफ मेलस इज अटैच्ड टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, बीच में इनकस, ठीक है। तो ये तीनों बोन्स का वो हो गया। अब इन तीनों बोन्स के बीच में जॉइंट के बारे में भी पूछा जाता है, व्हाट काइंड ऑफ जॉइंट, जो कि मैं आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट में अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो पहले दोनों के बीच में बिटवीन मेलस एंड इनकस दैट इज सैडल जॉइंट, एंड फॉर बिटवीन इनकस एंड स्टेपिस
देयर इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे और पढ़ेंगे। और इन तीनों बोन्स का काम क्या है, तो साउंड एनर्जी को एक्सटर्नल ईयर से इंटरनल ईयर में कंडक्ट करती है, ना केवल कंडक्ट करती है, ये इसको एम्पलीफाई करती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक ओरिएंटेशन हुई, यही मैंने इस डायग्राम में दिखाया है। दिस इज आवर एक्सटर्नल ईयर, दिस इज आवर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यहां पे मेलस इनकस स्टेपीज होता है और जो कि ओवल विंडो से कनेक्टेड होता है। और अब इस वाले दीवार को देखो, ये मैंने बताया, और ये सामने वाला दीवार है ना, मेरे फेस का सामने वाला दीवार, यहां पे एक होल है, दिस होल इज द यूस्टेशियन कैनाल। यूस्टेशियन कैनाल जो है मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है अपने फेरिंग्स से। ठीक है, तो ये एक बेसिक ओरिएंटेशन हो गई। आओ आगे बढ़ते हैं। जो चीज मैंने समझाया उसी को मैंने फिर से डायग्राम में ड्रॉ किया, आप इसको ड्रॉ करके एक ओरिएंटेशन के लिए समझ सकते हो। ये अपना एक्सटर्नल ईयर है ना, ये मेलस है, इनकस है, स्टेपीज सबसे छोटा बोन है जो कि ओवल विंडो से कनेक्टेड है, और उसके अंदर जो है इंटरनल ईयर है। यहां तक की बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। हमने मिडिल ईयर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब इनर ईयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है, एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में सब कुछ बता दिया उन्होंने, जो कि आप चाहे 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ो फिर भी उस चीज का ओरिएंटेशन नहीं आता है ना। तो उस चीज के ओरिएंटेशन को समझने के लिए वो एक्चुअली किस टाइप का है उसको बेसिक से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जो अपना इंटरनल ईयर है और जो इनर ईयर है, वो मैंने बताया था कि यहां पे इस वाले वॉल में 2 विंडोज है ना, एक है अपना ओवल विंडो है और एक राउंड विंडो है। तो इस ओवल विंडो से एक कुछ इस तरीके की चीज शुरू होती है, जस्ट एक ओवरव्यू लेने के लिए, ठीक है, और राउंड विंडो पे खत्म होती है। ये पार्ट पूरा जो है अपना इनर ईयर है। एक डायग्राम आपको दिखाता हूं ताकि ये चीज थोड़ी क्लियर हो। ओके ठीक है, चलो इस डायग्राम में ही थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं, है ना। ये मिडिल ईयर है और ये जो है ओवल विंडो है, और इसके बाद ओवल विंडो है मतलब क्या, खिड़की है, और खिड़की पे जो है एक पर्दा लगा हुआ है, यहां पे भी एक पर्दा है, और यहां से ये चीज शुरू होती है। तो ये वाला पार्ट जो है घूमता घामता इधर को पहुंचता है राउंड विंडो की तरफ। ये वाला जो पूरा पार्ट है इनर ईयर है। अब इस इनर ईयर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कोक्लिया, जो कि 2 कंपोनेंट्स है इसके, एक कोक्लिया होता है जो कि हमें सुनने में हेल्प करता है, और एक वेस्टिबुलर एपरेटस होता है, वेस्टिबुलर पार्ट होता है, जिसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, सेक्यूल एंड यूट्रिकल। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि हमारे बैलेंस को अलग अलग फॉर्म में, जब लीनियर एक्सेलरेशन गाड़ी में बैठे बहुत जल्दी से एक्सेलरेट किया और उसकी वजह से जो ये आया है ना, लीनियर एक्सेलरेशन को मेंटेन करने में एक जो होता है अपना वर्टिकल एक्सेलरेशन को मेंटेन करने में होता है, और एक रोटेशनल जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करने के लिए होता है। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, सेक्यूल एंड यूट्रिकल। अब इनर ईयर जो है मैंने बताया था कि ये बहुत ही एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है ना। अब डेलिकेट है तो क्या होता है कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इनर ईयर, इमेजिन अ पाइप विद इन अ पाइप। व्हाट डिड आई से, मतलब कि आप कुछ इस तरीके से समझो कि ये एक पाइप है, ठीक है, और इसके अंदर जो है एक छोटी सी पाइप और है। ये क्या बता रहे हो सर? तो बाहर जो है मैंने बाहर बनाया है, दिस इज अ टफ आउटर पार्ट, दिस इज कॉल्ड बोनी लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ, लेबिरिंथ जो होता है एक स्पेस को कहते हैं, तो बोनी जो बाहर की उसकी कवरिंग है दैट इज द बोनी लेबिरिंथ, ठीक है। और उसके बाद जो अंदर होता है जो कि बहुत सॉफ्ट डेलिकेट पार्ट होता है, इसको कहते हैं हम मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बाहर बोनी लेबिरिंथ, बोन की कवरिंग है, और उसके अंदर जो है बहुत एक सॉफ्ट सा पार्ट है दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ इज कवरिंग द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और ये मल्टीपल फोल्ड्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, उसको अपन खोल के एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। तो अब देखो बोनी लेबिरिंथ जो होता है, बिटवीन बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ देयर इज अ फ्लूइड, ठीक है। बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में फ्लूइड होता है। इसी चीज को मैंने, ये तो ऐसा है ना, ये इस तरीके का पाइप जा रहा है,
मैंने इस पाइप को ऐसा घुमा दिया, इस तरीके का बना दिया, ठीक है। दिस इज द बोनी लेबिरिंथ, दिस इज द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में जो फ्लूइड है, दिस इज कॉल्ड पेरिलिम्फ, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? पेरीफेरी में जो फ्लूइड है, दैट इज पेरिलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर भी कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है। तो ये जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड है, दिस इज कॉल्ड एंडोलिम्फ, ठीक है। एंडोलिम्फ कहते हैं इसको। अंदर जो है वो एंडोलिम्फ है, पेरीफेरी में जो है वो पेरिलिम्फ है। और ये सारा फ्लूइड कहां से आ रहा है? तो ये जो है ये भी सारा ब्लड का फिल्ट्रेट है। बेसिकली जो पेरिलिम्फ है इट कम्स फ्रॉम द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना। और एंडोलिम्फ जो होता है वो भी उसी का पार्ट होता है, लेकिन इसके कंस्टिट्यूएंट में थोड़ी डिफरेंस होती है ना। इसे सिक्रीट करने वाले ऑर्गन्स कुछ अलग होते हैं और वो अपना जो है स्टडी का एरिया नहीं है, वो एडवांस चीज है। तो जब आप पढ़ना चाहते हो तो हार्ड वर्क करो, मेडिकल कॉलेज में जाओ और इसके बारे में इन डेप्थ जितनी सारी चीजें पढ़नी है वो पढ़ो, ठीक है। अभी के लिए ये पार्ट अपना क्लियर है, तो ये चीज मैंने आपको समझा दिया। अब आओ आगे। अब ये क्या है? बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम लग रहा है, बट इसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपन समझेंगे और पढ़ेंगे। तो देखो, ये वाला पार्ट जो बताया मैंने बताया था कि बहुत घूमा हुआ स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द कोक्लिया, है ना। अब ये सर कैसे ओरिएंटेशन दे रहे हो? तो जो अपना कोक्लिया है ये बेसिकली यहां से मान लो कुछ इस तरीके से, है ना। यहां पे मिडिल ईयर है, उसके बाद इनर ईयर शुरू हो रहा है। इनर ईयर में अपने कोक्लिया है, और कोक्लिया एक्चुअली ऐसा ही होता है जिसमें कि 2.75 टर्न्स होते हैं। कोक्लिया के बाद जो एरिया होता है, कोक्लिया से जब आगे बढ़ते हो आप, तो आपको दो पार्ट्स दिखते हैं, जिसको कि मैंने बताया था। एक का नाम है सेक्यूल, है ना, एक का नाम है सेक्यूल और दूसरे का नाम है यूट्रिकल, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। दो पार्ट्स होते हैं। ये सेक्यूल एंड यूट्रिकल्स जो होता है ये दोनों वेस्टिबुलर सिस्टम का पार्ट है, बैलेंस बनाने वाले सिस्टम का पार्ट है। और इस सेक्यूल और यूट्रिकल के बीच में जो कनेक्शन होता है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं यूट्रिकुलो सेक्युलर डक्ट। अब ये जो मैंने दिखाया है इसके ऊपर भी एक कवरिंग होगी जो कि बोनी लेबिरिंथ की कवरिंग होगी, बट ये वाला पार्ट जो है ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ दिखाया है। तो इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा दैट इज द एंडोलिम्फ। इसके अंदर यहां पे एंडोलिम्फ फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखो, ये अपना हो गया सेक्यूल, और उसके आगे, सेक्यूल से जो आगे होता है वो मैंने बताया यूट्रिकल होता है। यूट्रिकल भी एक बल्ब सा होता है, ठीक है। अब इस यूट्रिकल जो होता है, इस यूट्रिकल में ओपनिंग होती है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स की। सेमी सर्कुलर, आधे सर्कल वाले, कैनाल्स मतलब पाइप्स की ओपनिंग होती है। तो ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो कि एंटीरियर होते हैं, पोस्टीरियर होते हैं और लेटरल होते हैं, ठीक है। ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स ओपन होते हैं, और जिस जगह पे ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स ओपन होते हैं एक बल्ब सा बनता है, ये ठीक है। ये जो बल्ब बन रहे हैं इसको कहते हैं हम एम्पुला, ठीक है, एम्पुला बोलते हैं। और इस एम्पुला के अंदर ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स 3 मैंने दिखाए, ये 1, ये 2 और ये तीसरा, ठीक है। ये तीनों जो ओपन होते हैं इसको कहते हैं हम एम्पुला। 1 एम्पुला, 2 एम्पुला, 3 एम्पुला, ठीक है। और इस एम्पुला जो होता है इसके अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। इन एम्पुला के अंदर, मतलब ये हो गया अपना सेक्यूल, ये कनेक्ट हो गया सेक्युलो यूट्रिकुलो सेक्युलर डक्ट से, ये अपना यूट्रिकल हो गया। इस यूट्रिकल में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स की ओपनिंग होती है, और ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये जहां ओपन होते हैं उसे हम एम्पुला कहते हैं, क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं। और इसके अंदर जो रिसेप्टर है उसे हम क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टा बेसिकली एम्पुला के अंदर जो ऑर्गन है या रिसेप्टर जो है, बैलेंस से रिलेटेड चीजों को रिसेप्टर जो है
उसे हम क्रिस्टा कहते हैं। सिमिलरली अपना जो ये सेक्यूल और यूट्रिकल है, इन दोनों में और भी एक रिसेप्टर होते हैं जिसे हम मैक्यूला कहते हैं। ठीक है, तो दो रिसेप्टर्स याद रखने हैं, क्रिस्टा एंड मैक्यूला, क्रिस्टा एंड मैक्यूला। चलो आओ अब एक और चीज को समझते हैं। मैंने बताया कि वेस्टिबुलर सिस्टम, बैलेंस बनाने वाले सिस्टम, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने वाले सिस्टम में दो रिसेप्टर्स होते हैं। एक अपना क्रिस्टा जो कि क्रिस्टा एम्पुलरिस था, एम्पुला जहां ओपन हो रहा था, और दूसरा मैंने बताया मैक्यूला जो कि अपना जो सेक्यूल है और यूट्रिकल है, दोनों पे प्रेजेंट है। तो जो ये क्रिस्टा है, ये मैंने 3 दिखाए थे, तो देयर आर 3 क्रिस्टा एंड दे आर इन्वॉल्व इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। व्हाट डज इट मीन डायनेमिक इक्विलिब्रियम? चलते हुए, मतलब ये जो मैं हेड रोटेट कर रहा हूं फिर भी नहीं गिर रहा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ क्रिस्टा। ठीक है, और मैक्यूला जो होता है इट इज इन्वॉल्व इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब या तो सीधे चल रहे हैं या सीधे ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब कैसे याद करेंगे? तो जो सेक्यूल होता है, ठीक है, सेक्यूल जो होता है इट इज इन्वॉल्व इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम। सेक्यूल जो है, ये डॉलर याद है, डॉलर वो रिची रिच एक कार्टून आता था, उसमें कुत्ता था, उसका नाम था डॉलर, और उसके बॉडी में ऐसे ही डॉलर्स बने हुए थे। सो दीज डॉलर जिसमें कि अपन ने वर्टिकल एरो दिया है, सेक्यूल है ये। ठीक है, एंड दिस सेक्यूल इज इन्वॉल्व इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली यूट्रिकल, ठीक है, यूट्रिकल इज इन्वॉल्व इन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। याद रहेगा, सेक्यूल, वर्टिकल, यूट्रिकल, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। तो ये 2 पार्ट्स हो गए। थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझने के लिए अब मैंने एक और डायग्राम बनाया है। ये क्या है? ये क्रिस्टा का डायग्राम है। ठीक है, और ये मैक्यूला का डायग्राम है। तो क्या होता है, देखो, जब हमने वो जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स एम्पुला में ओपन हो रहे थे, हमने उसको खोला, खोल के अंदर जाके हमने उसको देखा कि वहां पे क्या है। तो बहुत सारे जो क्रिस्टा एम्पुलरिस थे वो एक साथ जमा होके उन्होंने बना दिया कुप्यूला एम्पुलरिस। क्रिस्टा ने बहुत सारा जमा हुआ और एक उसने कुप्यूला एम्पुलरिस बना दिया। ठीक है, ये इस तरीके की एक कवरिंग बना दी उन्होंने। ठीक है, और ये जो कुप्यूला एम्पुलरिस है, इससे कनेक्टेड है ये हेयर सेल्स। दे आर कॉल्ड हेयर सेल्स, हेयर सेल्स। ठीक है, और ये हेयर सेल्स जो है ये क्या करते हैं कि जैसे ही हमने मूवमेंट की, ठीक है, हमने जो है मूवमेंट की, लीनियर एक्सेलरेशन की मूवमेंट की, तो ये जो है ये जिलेटिनस मटेरियल है, लाइक जेल लाइक है, तो इसमें थोड़े से चेंजेस होने लगते हैं। हम आगे बढ़े तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये पीछे आना शुरू होता है, और जब इसकी मूवमेंट होती है इधर उधर, तो ये जो हेयर सेल्स हैं इसमें एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, और ये एक्शन पोटेंशियल जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ डीपोलराइजेशन। ठीक है, और ये डीपोलराइजेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। तो डीपोलराइज होता है और एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और ये इंपल्स ब्रेन में जाता है वाया 8th नर्व। 8th नर्व इज वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, मतलब 2 टाइप के नर्व मिलके बनाते हैं। तो ये वाला जो नर्व होता है ये वेस्टिबुलर पार्ट होता है। सिमिलरली मैक्यूला जो होता है ये भी अपना एक रिसेप्टर है, और मैक्यूला जो है ये अपना मैक्यूला है। ठीक है, मैक्यूला के अंदर क्या होता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड ईयर डस्ट, कान का डस्ट। ठीक है, और ये जो होता है इसका दूसरा नाम होता है ओटोकोनिया, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं। और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स, मैक्यूला मतलब कि कुछ रोटेशनल एक्सेलरेशन डिटेक्ट करते हैं, तो सिमिलरली वो इन हेयर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और यहां से एक्शन पोटेंशियल ब्रेन में जाता है, और ब्रेन परसीव करता है कि ओके, सो नाउ देयर इज अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो ब्रेन परसीव करता है। ठीक है, सो इट इज अबाउट क्रिस्टा एंड मैक्यूला। अब चलते हैं आगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कोक्लिया। कोक्लिया मैंने बताया था इसका मेजर फंक्शन क्या है? हियरिंग, मतलब कि साउंड एनर्जी जब आएगी तो उसको परसीव करेगा और उसी साउंड एनर्जी को वो ब्रेन में भेजेगा। कैसे भेजता है देखते हैं। तो ये देखो एक्सटर्नल ईयर है, ये अपना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये अपना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये मिडिल ईयर है, और
ये जो है अपना ओवल विंडो है। अब ये जो बहुत घुमा हुआ पार्ट था मैंने उसको स्ट्रेट कर दिया, खोल दिया उसको, ठीक है। क्या हुआ कि जो कोक्लिया के जो टर्न्स थे मैंने वो सारे टर्न सीधे कर दिए, ठीक है। इसको मैंने सीधा कर दिया ताकि अपन समझ पाए। तो ये ओवल विंडो है, ये राउंड विंडो है। अब देखो जब मैंने इसको खोला तो ये पता है अपने को बोनी लेबिरिंथ है, ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, ये बाहर वाली बोनी कवरिंग है। तो यहां पे क्या होगा, पेरिलिम्फ होगा। पेरिफेरल बोनी लेबिरिंथ के ऊपर क्या होगा, अंदर क्या होगा, पेरिलिम्फ होगा। और ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है, तो इस दोनों मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में क्या होगा, यहां पे एंडोलिम्फ होगा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हो गए। और ये फिर क्या है, ये फिर से बोनी लेबिरिंथ है। तो बोनी लेबिरिंथ के अंदर क्या होगा, पेरिलिम्फ होगा, ठीक है। सो ये एक डिस्टिंग्विश हुआ। और फिर इसको कैसे याद रखते हैं, VMT। तो इसको बोलते हैं हम स्ट्राया वेस्क्युलरिस। जो बाहर ये पहले वाला है इट इज कॉल्ड स्ट्राया वेस्क्युलरिस, स्ट्राया मीडिया एंड स्ट्राया टिम्पेनम, VMT। स्ट्राया वेस्क्युलरिस, स्ट्राया मीडिया एंड स्ट्राया टिम्पेनम, ठीक है। तो आप बता सकते हो, बहुत क्लियर है कि स्ट्राया वेस्कुलरिस जो होगा ये वाला, इसमें कौन सी फ्लूइड होगी, पेरिलिम्फ। स्ट्राया मीडिया क्या होगा, इसमें कौन सी फ्लूइड होगी, तो एंडोलिम्फ होगी। स्ट्राया टिम्पेनम में कौन सी फ्लूइड होगी, पेरिलिम्फ होगा, ठीक है। तो ये एक अपने को आइडिया लग गया। अब देखो ये चीज राउंड विंडो से आता है, सॉरी ओवल विंडो से शुरू होता है और घूमता हुआ फिर से वापस आता है और जाके ये राउंड विंडो में ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ये इस तरीके का क्यों बना है, क्योंकि ये जो साउंड एनर्जी आई जब ये इस फ्लूइड में, जब इस मेम्ब्रेन से टकराई तो इस फ्लूइड में इसने एक रिपल इफेक्ट क्रिएट किया। उस फ्लूइड में जैसे पानी में आप पत्थर मारते हो तो वहां पे रिपल्स बनने शुरू होते हैं, वेवलेट्स बनने शुरू होते हैं। तो ये रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और ये रिपल इफेक्ट जो होता है फाइनली इस एनर्जी को डेसिपिएट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए ये अपना राउंड विंडो है। अब देखो ये जो रिपल इफेक्ट क्रिएट हुआ ये यहां से अंदर भी ट्रांसमिट होता है, मतलब कि पेरिलिम्फ से एंडोलिम्फ में भी ट्रांसमिट होता है। और जब ये एंडोलिम्फ में ट्रांसमिट होता है तो इसी रिपल इफेक्ट से जो एंडोलिम्फ के अंदर कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन है जिसे कि हम ऑर्गन ऑफ कोटाई कहते हैं, वो इस रिपल इफेक्ट को एक परसेप्शन उससे डेवलप करता है और इस रिपल इफेक्ट साउंड के वजह से जो फ्लूइड में रिपलिंग आई है उस चीज को एक इलेक्ट्रिकल न्यूरल इंपल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन को सेंड करता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए और कुछ बातें इसमें बता देना चाहता हूं, जैसे कि ठीक है ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, जो कि स्ट्राया वेस्कुलरिस के नीचे है, इसको हम कहते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन, ठीक है। कैसे याद रखेंगे आप, अपन स्ट्राया मीडिया जो है उसके एंडोलिम्फ में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पैर जो है वो बेस पे है, ठीक है। सो ये जो बेस वाला जो मेम्ब्रेन होता है इट इज कॉल्ड बेसिलर्स मेम्ब्रेन, और रूफ में जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड रेसनर्स मेम्ब्रेन। आर फॉर रूफ, आर फॉर रिसनर्स और रेसनर्स मेम्ब्रेन। बेस, पैर बेस नीचे में है तो दिस इज द बेसिलर्स मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है, दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई। दिस ऑर्गन ऑफ कोटाई, अब आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि इट इज सिचुएटेड ओवर द बेसिलर्स मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को अपने एनसीईआरटी में भी दिया है, उसको भी देखेंगे, बट उससे पहले इसका एक एनहांस्ड व्यू अपने डायग्राम में देखते हैं। ये देखो ये अपना बेसिलर्स मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसके नीचे पेरिलिम्फ है। ये अपना रीजनर्स मेम्ब्रेन और रेसनर्स मेम्ब्रेन है, इसके नीचे पेरिलिम्फ है। ये पूरा एरिया जो है स्केला मीडिया का है, तो यहां पे एंडोलिम्फ है। ओके, दिस पार्ट इज क्लियर। अब देखो क्या होता है कि रेसनर्स मेम्ब्रेन जो है यहां से एक और लीफ के टाइप की चीज हैंग कर रही होती है, ठीक है, हैंग कर रही होती है, जिसका की नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और ये जो है बेसिलर्स मेम्ब्रेन, दिस इज द बेसिलर्स मेम्ब्रेन, रिजनर्स मेम्ब्रेन से एक हैंग कर रहा है, दिस इज कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और ये जो बेसिलर्स मेम्ब्रेन है इसके ऊपर ही प्रेजेंट है अपना ऑर्गन ऑफ कोटाई, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कोटाई इज द
मेन ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग न्यूरल सिग्नल्स रिलेटेड टू हियरिंग। अब ये ऑर्गन ऑफ कोटाई है अपना, यहां पे ये जो आप देख रहे हो दिस इज द ऑर्गन ऑफ कोटाई। अब इन ऑर्गन ऑफ कोटाई के ऊपर प्रेजेंट है हेयर सेल्स, ठीक है, हेयर सेल्स प्रेजेंट है। अब जैसे उसमें देखा था हमने, मैक्यूला में देखा था, क्रिस्टा में देखा था, ये हेयर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग इंपल्स। अब क्या होता है, जब वो पेरिलिम्ब से रिपल जो वाइब्रेशंस अंदर को आए तो क्या हुआ कि ये जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है ये मूव करना शुरू कर देता है, और जब ये मूव करता है तो ये जो होते हैं हेयर सेल्स ये भी आगे पीछे मूव करना शुरू कर देते हैं, और जब ये मूव करते हैं, ठीक है, उस टाइम ही इनकी परमिएबिलिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। सोडियम आयंस का जो है इनफ्लक्स शुरू हो जाता है और ये डीपोलराइज हो जाते हैं, ठीक है, डीपोलराइज हो जाते हैं, जिससे कि एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। यहां पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो एथ नर्व, ठीक है, कोक्लियर, वेस्टिबुलो कोक्लियर जो नर्व था उसका कोक्लियर वाला पार्ट जो होता है एथ नर्व स्टिमुलेट होता है, और ये ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाते हैं जहां पे कि परसेप्शन ऑफ साउंड डेवलप होता है, ठीक है। सो ये, और जो ये हेयर सेल्स होते हैं दो टाइप के हो सकते हैं, आउटर और इनर हेयर सेल। मोर सिग्निफिकेंट इज द इनर हेयर सेल। Okay, so this was all about ear. Let us quickly briefly talk about the other receptors that are present in the tongue, which is responsible for the sense of taste, or gustatory receptors, and then the receptors in the nose, that is olfactory receptors. ये मैंने क्या बनाया है, let us put it in red or orange whatever. So this is your tongue, ये अपनी जीभ है, बाहर निकाला मैंने, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से। अब जो टंग होता है, अगर आप टंग को देखोगे तो उस पे कुछ पेपिलाज प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पेपिलाज प्रेजेंट होते हैं, और उन पेपिलाज में होते हैं टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि टेस्ट का सेंसेशन डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट बड्स को ही हम गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं। और ये मैंने टंग को डिवाइड किया है जिसमें कि ये पार्ट जो है एंटीरियर 2/3 होता है। एंटीरियर 2/3 से अपने को एक वर्ड याद रखना है, FGV। अगर V याद ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, FG, F फॉर फेशियल नर्व, ठीक है। फेशियल नर्व जो होता है एंटीरियर 2/3 से टेस्ट रिलेटेड सेंसेशंस लेके हमारे ब्रेन में जाता है। और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो होता है ये भी एक क्रेनियल नर्व है जो कि पोस्टीरियर 1/3 से टेस्ट सेंसेशन लेके जाता है। और जो सबसे पीछे का बेस ऑफ और जो रूट ऑफ टंग होता है वहां से टेस्ट सेंसेशन लेके जाने वाले नर्व का नाम वेगस नर्व होता है। इट इज द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। इट कैन एक्सटेंड फ्रॉम योर हेड अप टू योर स्क्रॉटम एंड मे बी फर्दर डाउन देयर, राइट। सो ये हो गया टेस्ट रिलेटेड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्मेल। स्मेल इज कॉल्ड ऑल्फैक्शन, ठीक है। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये कोई से भी वर्ड्स आते हैं, इट इज रिलेटेड टू स्मेल, ठीक है। तो स्मेल कहां से प्रोड्यूस होता है? ऑफ कोर्स मैंने नाक टच किया, नाक से स्मेल डेवलप होता है। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो नोज में होते हैं, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन, नाक के ऊपर जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वहां पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। और उस जो एपिथेलियम, जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होते हैं, दे आर कॉल्ड स्नीडेरियन और नीडेरियन मेम्ब्रेन, जो कि नोज जो स्मेल रिलेटेड स्टिमुलस को लेके एक, ये इनफैक्ट अगर ऑल्फैक्टरी नर्व के बारे में बताऊं तो ये सबसे छोटा नर्व है, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व जो कि स्मेल का सेंसेशन लेके एक क्रिब्रीफॉर्म प्लेट होता है, ठीक है, जो कि ब्रेन और नोज के पार्ट को सेपरेट करता है और उसमें बहुत सारे परफोरेशन, छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे क्रॉस करता है और वो सीधा ब्रेन में आ जाता है, ठीक है। और ऑल्फैक्टरी जो बल्ब है उसमें अटैच होता है, ठीक है। और उसके जस्ट ऊपर ऑल्फैक्टरी लोब है और वहां पे वो अपना ऑल्फैक्शन रिलेटेड सेंसेशंस पहुंचा देता है। ऑल्फैक्टरी जो सेंसेशंस रिलेटेड बात ये कही जाती है कि सबसे कम साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं ऑल्फैक्टरी सिग्नल्स को ब्रेन में पहुंचाने में, मतलब कि सीधा ही तार जुड़ा हुआ है ब्रेन से, जिसके कारण जो अपन ने जब लिम्बिक सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो वहां पे मेमोरी से रिलेटेड पार्ट भी होता है, इमोशन से रिलेटेड पार्ट भी होता है। तो स्मेल रिलेटेड मेमोरी जो होती है वो सबसे इजीली रिकॉलेबल मेमोरीज में से होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत कम साइनेप्टिक कनेक्शंस है। जैसे मान लो कि आप
आज से 10-15 साल पहले कोई डीओ यूज करते थे तो वो डीओ की स्मेल कभी भी आएगी तो आप तुरंत उस चीज को रिकॉल कर लोगे। क्यों? बिकॉज जो स्मेल रिलेटेड मेमोरी है वो सबसे लॉन्ग लास्टिंग होती है। क्यों? क्योंकि ऑल्फैक्टरी नर्व सबसे छोटा होता है और सबसे कम साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, सो दिस ऑल्फैक्टरी नर्व इज द फर्स्ट क्रेनियल नर्व, राइट, एंड द स्मॉलेस्ट वन। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। होपफुली आपको ये पूरा पार्ट जो है अच्छे से समझ में आया होगा, ओरिएंटेशन बनी होगी, एंड इट इज बिलीव दैट न्यूरल पार्ट इज one of the most toughest portions in whole of the physiology. I hope I was able to make it easy to understand so that you know whenever you read the NCERT आपके सारे lines clear हो, सारे words clear हो। और in upcoming classes I'll be posting videos on another topic from the human physiology part and we'll see कितना आगे जा पाता है, और भी बहुत सारे videos को हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, so till then take care, bye bye।